हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक बार मैं आप लोगों का वीडियो ओपन कर लेती हूँ जिससे कि मुझे आप सभी के कॉमेंट्स दिखना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करें, सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? चलो तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन। और आज का सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज टेथर्ड। टेथर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज किसी चीज से बंधी हुई है। बांधे मुझे कोई डोर और खींचे तेरी ओर, तो बंधी हुई है इसका मतलब क्या है? वो चीज टेथर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, कोई चीज बांध रखी है तो जो डॉग्स को बांधने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? लीश। देखा है, ड्राइंग करने का मुझे मौका मिल चुका है। ये मान लो डॉग है, इसको जिस पट्टे ने बांधा हुआ है वो पट्टा क्या बोलते हैं? लीश। ऐसे ही ब्रिडल, जिस चीज से घोड़े को कंट्रोल करते हैं। इंसानों को किस चीज से कंट्रोल करते हैं? इंसानों को कंट्रोल करते हैं फेटर्स से, जंजीरों से, चेन्स से, बेड़ियों से मतलब शैकल्स से, हैंडकफ्स से। स्लाइड नहीं शो हो रही? अब शो हो रही है? ओके। हाँ, किस चीज से बांधते हैं इंसानों को? हैंडकफ्स से। तो ये सारी की सारी चीजें बांधने के लिए यूज होती हैं। तो अगर कोई बंधा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? लीश्ड है। कोई बंधा हुआ है आप क्या बोलोगे? ब्रिडल्ड है, फेटर्ड है, चेन्ड है, शैकल्ड है, हैंडकफ्ड है। इसका मतलब वो बंधा हुआ है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स ईडी फॉर्म में, फेटर्ड, चेन, इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो टाइड और लिमिटेड बाय समथिंग मेटाफोरिकली भी यूज करते हैं। मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास, तो ही महात्मा गांधी नहीं, लेकिन मैं उसको महात्मा गांधी बोल रही हूँ क्योंकि उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। इस तरह के कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर मीन्स आप दो चीजों को सेम बोल रहे हो। दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो दिल्ली को हमने पेरिस बोल दिया, मेटाफर है। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है? सिमिली में एज और एज का यूज करते हो या फिर आप लाइक का यूज करते हो। इट इज लाइक पेरिस, ही इज लाइक महात्मा गांधी। और मेटाफर में डायरेक्टली बोल देते हो ही इज द महात्मा गांधी, इट इज द पेरिस। तो डिफरेंस क्लियर है? तो बंधा हुआ है वो टाइड है, कनेक्टेड है, लीश्ड है, ब्रिडल्ड है, फेटर्ड है, चेन्ड है, शैकल्ड है, हैंडकफ्ड है, मींस बंधा हुआ है। एंटोनिम्स फ्री है, डिटैच्ड है, अनबाउंड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। तो क्या बोल सकते हैं? फ्री का वर्ड बता दो मुझे जल्दी से। राइट, इमेंसिपेटेड है मतलब फ्री है। लिबरेटेड है मतलब क्या है? फ्री है। तो सोशल सिक्योरिटी जो है इंडिया में वो बंधी हुई है किस चीज से? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। कि अगर आपको फॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अगले वर्ड पे आते हैं, ओमिनस। लास्ट में ओयूएस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई चीज ओमिनस है इसका मतलब खराब सिग्नल है, कुछ खराब होने वाला है, कुछ बेकार होने वाला है। तो गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ अशुभ होने वाला है। थ्रेटनिंग है। फोर बोर्डिंग अगर आप देखोगे तो रूट वर्ड क्या है? फोर। फोर हो गया, एंटी हो गया, प्री हो गया, प्रो हो गया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है बिफोर। बोर्ड शब्द का मतलब क्या होता है? बोर्ड शब्द का मतलब होता है टू गिव अ सिग्नल, किसी चीज का सिग्नल देना। तो कोई चीज अगर फोर बोर्डिंग है मतलब पहले से ही वो किसी चीज का सिग्नल दे रही है। बहुत बार फ्रेजेस एग्जाम में लिखे हुए आते हैं, बोर्ड इल। कोई चीज है इल बोर्ड कर रही है, इसका मतलब खराब सिग्नल दे रही है। कोई चीज अगर बोर्ड वेल कर रही है इसका मतलब वो चीज अच्छा सिग्नल दे रही है। ग्रिम शब्द का मीनिंग क्या होता है? सीरियस। कोई चीज बहुत सीरियस है इसका मतलब वो क्या है? ग्रिम है। एक और वर्ड होता है सीरियस का, दैट इज ग्रेव। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ग्रेव है इसका मतलब भी वो चीज कैसी है? सीरियस है। एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रॉमिसिंग है, होपफुल है, उम्मीद है, रियश्योरिंग है, अच्छा सिग्नल दे रही है, अच्छी होने वाली चीज है।
तो जीडीपी एस्टिमेट जो कम हो गया है वो एक खतरनाक साइन है किस चीज़ का, कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का, कि इकोनॉमिक हेल्थ को लेके चीज़ें खराब होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जीडीपी एस्टिमेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगले वर्ड पे आते हैं एंग्विश। कोई इंसान अगर एंग्विश्ड है तो बहुत परेशान है, मैं परेशान 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 परेशान, इसका मतलब वो इंसान कैसा है, वो इंसान एंग्विश्ड है, बहुत दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। एक्सपीरियंसिंग सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, डिस्ट्रेस्ड है, टॉर्मेंटेड है, पेन्ड है, बहुत दुख में है। एंटोनिम्स काम है, कंटेंट है, सीरीन है, सेटिस्फाइड है, ट्रैंक्विल है, मीन्स सुकून है, शांति है उसके पास, रिलीफ है उसके पास। लेकिन मैं रिलीफ को यहाँ क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि रिलीफ नाउन फॉर्म है और ये सारे फॉर्म्स क्या आते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, तो मुझे रिलीफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, रिलीव्ड लिखना पड़ेगा। रिलीव्ड है, सुकून में है। अच्छा, रिलीफ के कुछ सिनोनिम्स, रेस्पाइट है, इसका मतलब भी क्या होता है, सुकून है। रिप्रीव है, इसका मतलब भी क्या है, सुकून है। अच्छा, कोई इंसान बहुत परेशान है, बहुत चिड़चिड़ा सा है, बहुत इरिटेटेड सा है, तो क्या बोलेंगे, कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं, वो इंसान क्या है, पेट्रब्ड है, वेक्स्ड है, इर्क्ड है, अनॉयड है, इरिटेटेड है, रैंकल्ड है, रफल्ड है, नेटल्ड है, पीक्ड है। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। अच्छा, कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है, उसका इडियम क्या होता है, अभी कल परसों ही पढ़ा था, याद करो। कोई इंसान बहुत गुस्से में है तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, मीन्स उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई इंसान बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, वो कैसा इंसान होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है या बैड टेम्पर्ड होता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कैंटैंकरस बोलते हैं। कैंटैंकरस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, डबल स्टार मार्क करना। मतलब ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हॉट हेडेड होते हैं, राइट। सर उनका बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो उसका जो एंग्विश्ड एक्सप्रेशन था, जो इतनी परेशान थी, उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, उसने रिवील किया कि कितनी गहराई है उसके दुख की। इतनी खराब न्यूज जो आई, उसको कितना दुख हुआ है, वो उसके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था। अगले वर्ड पे आते हैं रिसेंटमेंट। लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रिसेंटमेंट है, इसका मतलब आपको ना गुस्सा आ रहा है कि आपके साथ ठीक नहीं हो, आप नाराज हो। नाराजगी को क्या बोलते हैं, नाराजगी को बोलते हैं रिसेंटमेंट। बिटर मीन्स कड़वा, इंडिग्नेशन मीन्स एंगर, किस चीज को लेके कि आपको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया गया। बिटरनेस है, कड़वाहट है, एंगर है, डिस्प्लेजर है, डिसकंटेंट है। डिसकंटेंट का मीनिंग क्या होता है, आप उस चीज को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको बहुत खराब लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म्स की बात करूं, आपको कैसा लग रहा है कि खराब ट्रीटमेंट हुआ है, इसकी वजह से आप एकर्बिक हो रहे हो। एकर्बिक का मीनिंग क्या होता है, खराब, एक्यूट, बिटर। एकर्बिक का सिनोनिम क्या है, बिटर, हार्श। ऑथर की टोन कभी कभी बहुत खराब हो जाती है, ऑथर को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो ऑथर की टोन कैसी हो जाती है, वाइट्यूपरेटिव, बहुत खराब बोलते हैं ऑथर। विट्रियोलिक मीन्स बहुत ही खराब। सार्डोनिक मीन्स बहुत ही खराब। इट मीन्स एक्सेसिवली क्रिटिकल, हद से ज्यादा नेगेटिव, हद से ज्यादा खराब। एंटोनिम्स कंटेनमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, एक्सेप्टेंस है, सेटिस्फैक्शन है। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बोनसेस का, इसकी वजह से नाराजगी हो गई एम्प्लॉयज में। तो एम्प्लॉयज क्या हो गए, नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि बोनसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ, बहुत खराब तरीके से हुआ। ये सारे वर्ड्स क्या थे, आपके एडजेक्टिव्स थे। एक्यूट वर्ड का मतलब होता है बहुत शार्प, बहुत तेज, लेकिन ये भी नेगेटिव टोन में ही यूज होता है। कोई चीज बहुत एक्यूट हुई है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर हो गई है, बहुत खराब हो गई है। अच्छा, खराब वाले वर्ड्स कर ही रहे हैं तो कुछ वर्ड्स और कर लेते हैं। कोई चीज बहुत ही खराब है, बहुत ही घिनौनी है, उसके जल्दी से मुझे कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। कैसी है वो चीज, सॉर्डिड है, हीनस है, आपको उसको देख के नफरत सी हो रही है तो डेस्पिकेबल है, रिपग्नेंट है, एबहॉरेंट है,
आप ही लोग मुझे याद करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। और क्या लिख सकते हैं, ब्लेटेंट है, ये सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। फ्लैग्रेंट है, मतलब एकदम खुले में, बहुत ओपनली, बहुत शेमलेस काम हो रहा है, बहुत ही खराब काम हो रहा है। हिडियस, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब चीज को बोलते हैं, छुपके से अटैक कर दे, वो क्या होता है, हीनस, हॉरेंडस, राइट। टेरेबल कह सकते हैं, टेरेबल मीन्स बहुत, एबॉमिनेबल, नफरत के लायक इज व्हाट, अपने आपको साइड कर लेती हूँ, 1 मिनट दो। और क्या बोल सकते हैं, एबॉमिनेबल, बहुत ही क्रूर है। क्रूर के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रूटल है, बहुत ही क्रूर है। सैवेज, बहुत ही क्रूर है। हाँ, नफरत से हो रही है, लोथसम है, लोथसम इज व्हाट, नफरत के लायक है, नफरत हो चुकी है उस चीज से हमको। ग्रोटेस्क है, राइट, बहुत ही खराब है। नास्टी है, बहुत ही खराब है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स। एब्सिमल स्टेट है किसी चीज की, बहुत खराब स्टेट है, राइट। ये सारे के सारे। ऑब्नॉक्शियस है, वेरी गुड, बहुत ही खराब है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे कैसे टोन के थे, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे नेगेटिव टोन के थे। अगर हमें टोन भी पता लग जाती है ना वर्ड की, तो भी हम बहुत बार क्वेश्चन को कर लेते हैं, अगर हमें टोन भी पता होती है। एक सेकेंड, लोथसम में ई कैसे लिख दिया मैंने, लोथसम, लोथसम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मीन्स कोई लॉजिक नहीं है, आप मनमानी ढंग से किसी चीज को कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, इसका मतलब आप उस काम को क्या कर रहे हो, आर्बिट्ररी ढंग से कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव हो गया। हाँ, घासली लिख सकते थे, राइट, यहाँ पे एक वर्ड घासली इज ऑल्सो वर्ड, बहुत ही खराब। अपॉलिंग, वेरी गुड, अपॉलिंग इज व्हाट, बहुत ही ज्यादा खराब। एग्रेगियस कैसे भूल गए हम, सारे नेगेटिव टोन है, कोई चीज एग्रेगियस है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा वो चीज खराब है। आर्बिट्री वर्ड क्या हो गया, मनमाने ढंग से, आप उस काम को कैसे कर रहे हो, मनमाने ढंग से कर रहे हो। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। कैप्रीशियस हो, कैप्रीशियस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैप्रीशियस, एक तरीके से सनकी से हो, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो। विम्सिकल है। डिक्टेटोरियल का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से चल रहे हो। एंटोनिम्स, रैशनल हो, लॉजिकल हो, फेयर हो, सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल तरीके से काम कर रहे हो, मीन्स रैशनल हो। अच्छा, सभी को रैशनल और रेशनल वर्ड में डिफरेंस पता है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, जितने स्टार मार्क करने हैं कर लेना। ये जो रेशनल होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, लॉजिक। और ये जो रैशनल होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, वो चीज लॉजिकल है। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है और दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है, मीन्स अपने मन से कर रहे हो। तो जो मनमाने डिसीजंस लिए मैनेजमेंट ने, इसकी वजह से एम्प्लॉयज के बीच में क्या आ गई, एक इनसिक्योरिटी वाली चीज आ गई। उनको लगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस ले रही थी, आर्बिट्ररी डिसीजंस ले रही थी, मनमाने डिसीजंस ले रही थी। अच्छा, इससे एक मिलता जुलता एक वर्ड होता है, और वो वर्ड क्या था, अजीब। मुझे अजीब के कुछ सिनोनिम्स बताओगे, कोई चीज अगर अजीब है तो क्वियर है, पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, अजीब है। एक वर्ड होता है बिजार, डबल स्टार मार्क करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कोई चीज अगर बिजार है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही मतलब ऐसी है कि लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ, वियर्ड कह सकते हैं, राइट, वो चीज वियर्ड है। अगले वर्ड पे आते हैं एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब क्या है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी है, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ANT लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो एक लाइवली एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, लाइवली है। और क्या बोल सकते हैं, कोई इंसान बहुत ही एक्सुबरेंट है, बबली है, क्या है, पेपी है, जेस्टी है, बहुत खुश है, अलग ही एनर्जी है, बायंट है। लाइवली का वर्ड क्या होता है, एनिमेटेड है, एनिम रूट वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। विवेशियस है, जेलस है,
इसका मतलब बहुत एनर्जी है, पर्की है, मीन्स भर भर के एनर्जी ही एनर्जी है, एनर्जी एकदम ऐसे बाहर निकल रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, यस, ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स क्या हो गए? दुख मना रहे हैं भाई, ग्लूमी है, एपेथेटिक कोई फर्क नहीं पड़ता, सबड्यूड मीन्स इमोशंस दबा रखे हैं। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है ग्लूमी का, बहुत बार एग्जाम में आता है, टोन की तरह भी पूछा जाता है ऑथर के, ऑथर की टोन कैसी है? ग्लूमी है, इसका मतलब मेलनकोलिक। मेलनकोलिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुख में है ऑथर। कैसी है? ग्रीवस। ग्रीवस का मतलब क्या होता है? दुख से भरी हुई। कोई इंसान बहुत डेस्पोंडेंट होता है, इसका मतलब दुख ही दुख है अब तो जीने में। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसी टोन के हो गए? फिर से नेगेटिव टोन के हो गए। सॉरोफुल है, बहुत ही दुख है। मोर्न कर रहा है, मोर्निंग मीन्स जिंदगी में बहुत दुख है। अच्छा, एपेथेटिक का एक सिनोनिम होता है, एपेथेटिक मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एकदम ही खालीपन, खाली सा। उसका एक सिनोनिम क्या होता है? इनडिफरेंट है। एपेथेटिक है, इनडिफरेंट है, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक और वर्ड बहुत दुखी है, डोलफुल है। डोलफुल का मीनिंग क्या है? बहुत ही ज्यादा सैड है। तो फैंस ने क्या दिखाया? बहुत ही ज्यादा एनर्जी का सपोर्ट दिखाया अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे मैच में। हाँ, लेमेंटिंग कह सकते हैं, कोई इंसान अगर लेमेंट कर रहा हो मीन्स दुख ही दुख कर रहा है वो, लेमेंटिंग मीन्स दुख हो रहा है। अच्छा, कभी कभी आप किसी चीज को लेके आपसे पूछा कि हाउ इज द जोश, और आप लोगों ने सामने से कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा था? आपका रिस्पॉन्स था टेपिड। टेपिड वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार मार्क करेंगे। टेपिड का मतलब क्या है? फीका सा, ल्यूकवार्म, मतलब कोई बहुत एनर्जी नहीं दिखी, उसको क्या बोलते हैं? टेपिड, मतलब कोई एनर्जी नहीं दिखी। तो एक्सुबरेंट का मतलब है बहुत एनर्जी दिखी, तो इसका एंटोनिम टेपिड या ल्यूकवार्म भी हो सकता है, कोई खास एनर्जी नहीं दिखी। माइल्ड मीन्स हल्का फुल्का सा। फिर और भी वर्ड ज्यादा रहते हैं फीके के, तो ब्लैंड, कोई टेस्ट ही नहीं है, बड़ा फीका सा है। इंसिपिड, कोई टेस्ट ही नहीं है, बड़ा फीका सा है। पेडेस्ट्रियन, बड़ा डल सा है, कोई मजा ही नहीं आया। कोई काम खराब सा है, कोई काम बड़ा बोरिंग सा है, उसको बोलते हैं मंडेन काम है, बड़ा बोरिंग सा काम है। पेडेस्ट्रियन तो लिख ही लिया हमने। हमड्रम लिख सकते हैं, बड़ा बोरिंग सा काम है। ड्रैब, बड़ा बोरिंग सा है। टीडियस है, मतलब बड़ा ही बोरिंग सा, बड़ा ही बेकार सा है। किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला, आपको लगा क्या घिसा बेटा स्टेटमेंट बोला है, तो उसके लिए वर्ड्स कौन कौन से आ सकते हैं? प्लैटिट्यूडनस, क्या घिसी पिटी बात बोल दी। बैनल, क्या घिसी पिटी बात बोल दी। क्लीशे, क्या घिसी पिटी बात बोल दी, कुछ नयापन ही नहीं है। ट्राइट, कुछ नयापन ही नहीं है। हैकनीड मीन्स कुछ तो नयापन लेके आओ, कुछ तो मजेदार लेके आओ, कुछ मजेदार ही। मोनोटोनस है, बड़ा बोरिंग सा है, मोनोटोनस बोलते हैं इसको। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? फिर से नेगेटिव टोन के हैं, कि मतलब कोई चमक ही नहीं है। चमक नहीं है, चमक ना होने का वर्ड क्या होता है? लैकलस्टर है, मीन्स कोई चमक ही नहीं है उस चीज में। अगला वर्ड है डिसर्नेबल, लास्ट में IBLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, लास्ट में IBLE लग रहा है, मतलब ये वर्ड आपको एडजेक्टिव हो गया। आप उस चीज को डिसर्न कर पा रहे हो, मतलब आप उस चीज को नोटिस कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब आप उस चीज को नोटिस कर पा रहे हो। नोटिसिएबल है, परसेप्टेबल, एविडेंट है, क्लियर है। एविडेंट है, और जो ऊपर ऊपर से कोई चीज दिख रही होती है उसको क्या बोलते हैं? अपरेंट है। ऊपर ऊपर से कोई चीज दिख रही है, क्या है? सीमिंग है। अच्छा, कोई चीज जो नोटिसिएबल होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्वस है। कॉन्स्पिक्वस का मतलब क्या होता है? वो चीज एकदम क्लियर है, नोटिसिएबल है। इनकॉन्स्पिक्वस का मीनिंग क्या हो गया? इनकॉन्स्पिक्वस इज व्हाट? बहुत बार एग्जाम में वर्ड है इनकॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस नहीं आया, इनकॉन्स्पिक्वस आया हुआ है। इसका मतलब वो चीज क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स इज व्हाट? इनडिस्टिंक्ट, वेग, क्लियर नहीं है। इम्परसेप्टिबल, क्लियर नहीं है। तो एक बहुत ही क्लियर इंप्रूवमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में ऑब्जर्व किया गया है रीसेंट मंथ में। हाँ, ऑस्टेंसिबल लिख सकते हो, राइट। ऑस्टेंसिबल मीन्स ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल। इतनी वोकैबुलरी कर ली हम लोगों ने। अभी मैं एक बच्चे से ही बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन के बाद। कह रहा मैम क्लोज टेस्ट की वोकैबुलरी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था ये वर्ड्स में से अंदर अंदर से आ रहे थे, मतलब सारी की सारी वोकैबुलरी यही सब थी कल के पेपर में। ऐसा लग रहा था यार एक ही वर्ड के, इस वर्ड के तो मुझे 10 सिनोनिम्स और पता है,
इस वर्ड के तो मुझे 15 सिनोनिम्स और पता है, सारे के सारे वर्ड्स यही थे। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें इन वर्ड्स को नोट डाउन करने की ज़रूरत है? तो देखो बेटा, अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट उसको रीड करना है। हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको एक बार तो वर्ड्स सारे नोट डाउन करने चाहिए, एक बार करने चाहिए, बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मत करो, बट एक बार नोट डाउन कर लो, जिससे कि रिविजन के टाइम पे आप जल्दी से उनको रिवाइज कर सको। वैसे मैं आपको एक पीडीएफ भी देती हूँ, जो वर्ड्स हम बनाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो मैं आपको देती हूँ, उसमें उसकी पीडीएफ भी आती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, हमारे पास कहीं लिखी हुई होती है, तो हमारे लिए ईजी होता है रिवाइज करना। मेलेवोलेंस, लास्ट में ENC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। मैला रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैला और कैको, दो शब्द का मतलब होता है खराब। तो मेलेवोलेंस मीन्स आप किसी के बारे में खराब सोच रहे हो। जो लोग दूसरों के बारे में खराब सोचते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो लोग कैसे होते हैं? मेलेवोलेंट होते हैं, बड़े ही खराब होते हैं। मेलिशियस होते हैं, ईवल इंटेंट होता है, ईवल मकसद होता है। मेलिग्नेंट होते हैं, बहुत ही खराब सोचते हैं लोगों के बारे में। ऐसे लोग विक्शियस होते हैं, खराब खराब सोचते हैं, सब चीज़ों को तबाह करने की सोचते हैं। रुइनस होते हैं, तबाह करना सोचते हैं। ये सब वर्ड्स क्या थे? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। तो मैलिस, हॉस्टिलिटी, इल विल, हॉस्टिलिटी के कुछ सिनोनिम्स। हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी सी रखते हैं, एक्रीमनी, बड़ी खराब फीलिंग्स होते हैं दूसरे लोगों को देख के उनके मन में। क्या होते हैं उनके अंदर? एंटागोनिज्म होता है, दुश्मनी से ही ढूंढ रहे होते हैं लोगों के साथ, खराब ही सोच रहे होते हैं लोगों का। बेलिजरेंस होता है उन लोगों के अंदर। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉर, तो लड़ने का ही सोचते रहते हैं पूरे टाइम। बेलिकोसिटी मीन्स लड़ने का ही सोचते रहते हैं पूरे टाइम, कि मैं किस टॉपिक को लेके इस इंसान से क्या करूं, लड़ लूं। एंटोनिम्स बेनीवोलेंस, बेनी और EU दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है अच्छा, गुड। तो बेनीवोलेंस है, काइंडनेस है, गुडविल है, और क्या बोल सकते हैं? कंपैशन है। कंपैशन का मतलब क्या है? आप लोगों के लिए काइंड हो। अच्छा, जो लोग बहुत काइंड होते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? जो हमेशा लोगों का भला करना चाहते हैं, सच पीपल आर फिलेंथ्रोपिस्ट्स। ऐसे लोग क्या होते हैं? बेनेवोलेंट होते हैं, लोगों का अच्छा ही सोचते हैं। और क्या वर्ड लिख सकते हैं? अल्ट्रुइस्टिक होते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए डिवोट कर दी होती है, अच्छा ही चाहते हैं लोगों का। ऐसे लोगों को समैरिटन्स बोलते हैं, कि ये लोगों का सिर्फ क्या चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। तो उसकी जो खराब फीलिंग्स थी अपने दुश्मन को लेके, वो एकदम एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स एकदम क्लियर थी उसके खराब शब्दों में और उसके खराब एक्शंस में। अगले वर्ड पे आते हैं आउटरेजियस, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई चीज़ आउटरेजियस है मतलब बहुत ही खराब है। अभी बहुत सारे खराब वर्ड के सिनोनिम्स करे थे, उसमें आप आउटरेजियस वर्ड भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही खराब है, अभी सब पढ़े थे ना, सॉर्डेड है, हीनस है, फ्लैग्रेंट है, ब्लेटेंट है, अपॉलिंग है, एब्सिमल है, उसमें आउटरेजियस वर्ड भी ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या? स्कैंडलस, बहुत ही खराब, डिस्ग्रेसफुल, अपॉलिंग, बहुत खराब। तो जितने भी खराब वाले सिनोनिम्स थे उसमें आउटरेजियस वर्ड ऐड कर देना। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल है, रीजनेबल है, मॉडेस्ट है, मीन्स ठीक ठीक है। तो इतने खराब बातें जो लीडर ने बोली, इसकी वजह से दुनिया भर ने उसकी क्या करी? बुराई करी। कंडेमनेशन का मतलब क्या है? बुराई करी। तो दुनिया भर ने बुराई करी, क्यों? इतनी खराब खराब बातें उस लीडर ने बोली, इस वजह से। परफेक्शन बैच के बारे में आपको लास्ट में इंफॉर्मेशन दे दूंगी बेटा, सारी की सारी। अभी प्लीज यहाँ पे फोकस करो। अगला वर्ड है सरप्शियसली, लास्ट में OUS लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ LY लगाएंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो सरप्शियसली क्या हो गया? एडवर्ब। इस वर्ड को देख के मुझे हमेशा याद आता है चुपके से, मीन्स कोई चीज़ आप चुपके से कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो, कोवर्टली कर रहे हो, स्टेल्थली कर रहे हो, स्नीकी वे में कर रहे हो। ये एडवर्ब्स है, लेकिन मैं एडजेक्टिव वाले फॉर्म्स लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एडजेक्टिव वाले फॉर्म्स आते हैं। क्लैंडस्टाइन वे में कर रहे हो, कोई चीज़ छुपी हुई है मतलब कंसील्ड है, वो उस तरीके से कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं? क्लोक्ड है, वेल्ड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो चीज़ कैसी है? हिडन है। अच्छा, एक वर्ड आता है एग्जाम में बहुत बार, एम्बुश। मीनिंग वो समझ में आता है इसका?
चुपके से जब आप अटैक कर देते हो किसी पर, चुपके से बैठे होते हो एक पत्थर के पीछे, कोई इंसान आया पीछे से गोली चला दी, तो एम्बुश मीन्स अ सीक हिडन अटैक ऑन एनिमी या ऑन समवन। बहुत बार वर्ड आया जो, हाँ कैमोफ्लेज कह सकते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, आपने अपने आप को छुपा लिया है, इन्वायरमेंट में ही मर्ज कर लिया है। हमारी सोल्जर्स की अगर आपने ड्रेस देखी है तो वो ब्राउन या ग्रीन होती है, क्यों? क्योंकि जिससे कि एनिमी उनको दूर से स्पॉट ना कर पाए, वो कैमोफ्लेज कर ले, ग्राउंड में ही मिल जाए। जेलीफिश क्या करती है, कैमोफ्लेज कर लेती है अपने आप को, इन्वायरमेंट जैसा बन जाती है कि उसको कोई स्पॉट ना कर पाए, कोई ढूंढ ना पाए। हाँ डिस्गाइज्ड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपने किसी का भेष धारण कर लिया है, इसका मतलब आप हिडन वे में वो काम करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स ओपनली कर रहे हो, ओवर्टली कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो, सबके सामने कर रहे हो। तो इजराइल को ऐसे विश्वास किया जाता है इजराइल को लेके कि वो चुपके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है इतने सालों में। कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं। अच्छा आप लोगों को एक बात और बतानी थी मुझे, अभी ना कुछ 2-3 दिन से आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग। एक ना फ्रेजल वर्ब्स आजकल बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, और कुछ ही फ्रेजल वर्ब्स है जो बार बार पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में। तो जो आपका वोकैबलरी वाला चैनल है ना, एग्जामिनेशन एग्जाम वोकैबलरी, आप सर्च भी करोगे, तो अभी कुछ दिन बाद से मैंने क्या किया है, अभी अपनी टीम को बोला है कि हम वो सारी फ्रेजल वर्ब की लिस्ट बना रहे हैं जो कम से कम 2 बार एग्जाम्स में आई हुई है। हम सारे एग्जाम्स को एक बार पाइल अप करके वो लिस्ट बना रहे हैं जो कम से कम 2 बार आए, 2 बार भी आई है, कुछ 3 बार भी आई है, कुछ 5 बार भी आई हैं, तो उनकी सारी लिस्ट बनाई जा रही है, और वो आपको अब शॉर्ट्स में मिलेंगे कुछ दिनों तक। इस वीक से नहीं, नेक्स्ट वीक से। इस वीक के और नेक्स्ट वीक के शॉर्ट्स तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दिए हैं, बट उसके अगले हफ्ते से आपको फ्रेजल वर्ब्स जो बार बार रिपीट हो रही है, तो लगभग 200 फ्रेजल वर्ब्स होंगी, लगभग। अभी मैं एक आइडिया बना रही हूँ, इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी फ्रेजल वर्ब्स होंगी, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हर दिन हम एक वर्ड की फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, 5-5, 6-6, तो वो शॉर्ट्स में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल का लिंक मैं भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप उस चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उसमें रोज वोकैबलरी अपलोड भी हो रही है, रोज नहीं, एवरी सेकेंड डे वोकैबलरी अपलोड भी हो रही है। तो एक आदत बना लो 5 से 6 वोकैबलरी शॉर्ट्स को रोज देखने की, तो जितने वर्ड्स मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने तो आदत बना रखी है, 20-25 हज़ार बच्चे तो रोज देखते हैं उन शॉर्ट्स को। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, कोई चीज खाने लायक नहीं है, इनडेलेबल, इनएडिबल है। इसके जैसे एक मिलता जुलता वर्ड होता है इनडेलेबल, उसका मीनिंग क्या होता है, जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी इरेस्ड। और जिसको खा नहीं सकते, इनएडिबल है। वो इंसान जो जानबूझ के आग लगा देता है, आर्सनिस्ट कहते हैं उस इंसान को, जो आग लगा देता है किसी भी चीज में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। जो भगोड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव इज बहुत भगोड़ा, जो भाग रहा होता है। मेटल्स की साइंस इज मेटलर्जी। फ्रेजल वर्ब्स ईल्ड टू मीन्स हार मान लेना, गिव इन कर लेना, गिव अप कर लेना। 2 इडियम्स बहुत बार कर लिया तो रट गई होंगी। क्या क्या इडियम्स है, रेज द व्हाइट फ्लैग, और दूसरी क्या थी, थ्रो इन द टॉवल। इसका मतलब हार मान ली। वाउच फॉर, आई कैन वाउच फॉर हिम, मतलब मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ। तो अगर आप किसी इंसान की विश्वसनीयता की गारंटी लेते हो, दैट मीन्स यू आर वाउचिंग फॉर दैट पर्सन। टॉक ओवर, विल टॉक ओवर इट, डोंट वरी, हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विल टॉक ओवर इट, इसका मतलब क्या है, हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी थ्रू, आई कैन सी थ्रू हिज इंटेंशंस, वो बाहर से कैसा ही दिख रहा हो बट मुझे उसकी सच्चाई पता है, तो आई कैन सी थ्रू हिज इंटेंशंस मीन्स मैं उसके असली मकसद समझ पा रही हूँ। और दूसरा मीनिंग क्या होता है, जब तक पूरा होना चाहिए तब तक वो चीज करते रहना। जिप योर लिप मीन्स प्लीज चुप हो जाओ। और इसके जैसा एक और इडियम क्या होता है, कैट गॉट योर टंग। इसका मतलब क्या, आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि भाई तू चुप क्यों हो गया। पहले तो आपने बोला जिप योर लिप, फिर पूछते हो तुम्हारी जवान बिल्ली ले गई क्या, मीन्स यू आर आस्किंग समवन व्हाई डिड ही जिप हिज लिप। मिस द बोट या फिर द शिप हैज सेल्ड, मतलब आपका जो आखिरी चांस था वो जा चुका है, आपकी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। डेविल्स एडवोकेट
जो सब लोग कुछ कह रहे हैं वो इंसान कुछ अलग ही कह रहा है, बाकी लोगों के सबके बाकी लोगों की ऑपोजिट बात कर रहा है, तो वो क्या है, डेविल्स एडवोकेट है। मतलब बाकी सब लोग हाँ कह रहे हैं, वो अकेला इंसान है जो ना कह रहा है। व्हाइट एलिफेंट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, खरीद तो लिया बट मेंटेनेंस बड़ी महंगी पड़ रही है, दैट इज व्हाइट एलिफेंट। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है, कोई अगर रूम में एलिफेंट है इसका मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है बट हर कोई इग्नोर कर रहा है। तो एलिफेंट इन द रूम इज वेरी बिग प्रॉब्लम बट एवरीबडी इज इग्नोरिंग इट। वाटर अंडर द ब्रिज, भाई अब तो पानी ब्रिज में आ चुका है, मतलब वो चीज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, और अब उसको आप बदल नहीं सकते, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर सभी को, समझ आई वोकैबुलरी, यस और नो माय चैंपियंस। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि एक बार आर्टिकल को एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जितने बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है। अ कट इन टाइम, कट किसको बोला गया, रेपो रेट कट। रेपो रेट समझते हो क्या होता है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ इस आर्टिकल का। एक होता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। फिर हमारी बाकी सारी बैंक्स आती हैं और फिर हमारे लोग आते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, मनी देता है। तो आरबीआई बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आरबीआई ने बैंक्स को जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार दिया दैट इज रेपो रेट। बैंक्स अगर आरबीआई को दे रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। फिर ये बैंक्स आगे दे देती हैं कंज्यूमर को। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब सॉरी, बैंक की फंक्शनिंग चलती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट को सरकार ने, सॉरी, आरबीआई ने मान लो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगर रेपो रेट बहुत बढ़ गया इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने बैंक्स को पैसा बहुत महंगा दिया। बैंक्स को पैसा महंगा मिला तो उन्होंने कंज्यूमर को भी आगे पैसा बहुत महंगा दिया। तो इसका मतलब हुआ फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो गया। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो पैसे का जो फ्लो है इकोनॉमी में कम हो जाता है। इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान होता है लोगों के पास पैसा ही नहीं आता, क्योंकि पैसा मिलना बड़ा महंगा हो गया है, लोन का रेट बड़ा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से वो लोग खर्चा कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाता है, कंपनीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो जीडीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है रेपो रेट बढ़ाने से। लेकिन रेपो रेट को बढ़ाने से फायदा क्या होता है, जब पैसा ही नहीं है, डिमांड कम है, डिमांड कम है तो खरीदार ही नहीं है, तो चीज सस्ती भी हो जाती है। चीज सस्ती हो जाती है इसका मतलब इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। तो रेपो रेट को बढ़ाने से जीडीपी तो कम हो रहा है, ग्रोथ तो कम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। वही अगर दूसरी तरीके में रेपो रेट को कम कर दिया, अब क्या हुआ, पैसा बहुत सस्ता मिलने लग गया। पैसा सस्ता मिलने लग गया तो कंज्यूमर ने भी भर भर के लोन लिया, पैसा उसके पास खूब सारा आ गया, तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो गया, इकोनॉमी में बढ़ गया। फ्लो ऑफ मनी बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया तो ग्रोथ बढ़ गई, ग्रोथ भी बढ़ गई, लेकिन एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, महंगाई भी बढ़ गई भाई, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। तो समझ में आई दोनों चीजें कि रेपो रेट कम करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेपो रेट बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब सरकार ने बोला आरबीआई और, सॉरी, इस आर्टिकल में ऑथर ने बोला हम आरबीआई और रेपो रेट के कट की बात करने वाले हैं। ये बैकग्राउंड सबको पता होना चाहिए तभी ये आर्टिकल समझ में आएगा। चलो अब इस आर्टिकल को समझते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसका यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक मत, सब एक ही बात कह रहे थे, यूनिटी माइंड थी, सब एक ही बात कह रहे थे। उन्होंने एक ही बात कह के डिसीजन लिया कि रेपो रेट को कम कर देंगे। कितना कर देंगे? 25 बेसिस पॉइंट से कम कर देंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.25%। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। तो 0.25 कम कर देंगे, इसको 6% ले आएंगे। ये टाइमली मीन समय से रिप्रीव है, मतलब सुकून है। किस चीज के लिए सुकून है? इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक सुकून है। फॉर वीक्स नाउ, हफ्तों से एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सामान भेजते हैं, हैव बीन इम्प्लोरिंग द गवर्नमेंट, वो लगातार गवर्नमेंट को इम्प्लोर कर रहे हैं। इम्प्लोर करने का मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बार बार वो सरकार को क्या करने के लिए बोल रहे हैं? टू हेसन। हेसन का मतलब क्या है कि जल्दी करो, फास्ट करो। दोनों का मीनिंग लिख देते हैं। इम्प्लोरिंग का मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हेसन का मतलब क्या है? फास्ट कर दो, चीजों को फास्ट कर दो। किस चीज को? बाइलेटरल मीन्स जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो इन ट्रेड नेगोशिएशंस को जल्दी करवा दो यूएस के साथ, जिससे कि वो कोशिश कर सके कि वो अपने आप को शील्ड कर ले। शील्ड का मतलब क्या? प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से। टैरिफ का मतलब टैक्सेस, रेसिप्रोकल्स मीन्स पलटे में। टैरिफ्स हैव बीन पॉज्ड फॉर 90 डेज, 90 दिन के लिए अभी इन टैरिफ्स को रोक दिया गया है। एक्सेप्ट फॉर द 10% यूनिवर्सल टैरिफ, 10% का यूनिवर्सल टैरिफ है। यूनिवर्सल में सब पे लगेगा, जो अभी भी एप्लीकेबल है। द पॉज, ये जो रोक लगाई गई है, इवन वाइल रेजिंग टैरिफ, हालांकि चाइना के खिलाफ तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है यूएस के ने, 125% कर दिया है। बाप रे, 125% का टैरिफ लगा दिया है यूएस ने चाइना के अगेंस्ट। इन अ ट्रेड स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ में चीजें रुक गई हैं, एक डेडलॉक आ गया है, ट्रेड में चीजें रुक गई हैं बीजिंग के साथ, चाइना के साथ। ये क्या दिखाता है कि एक स्ट्रैटेजी पिवट है। स्ट्रैटेजी पिवट का मीनिंग, पाइवट का मीनिंग क्या होता है? कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे चीजें बदलती है। तो ट्रंप सरकार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रही है, जिससे कि वो स्टेम कर दे। किस चीज? स्टेम का मतलब यहाँ पे क्या है? रोक पाए। किस चीज को रोक पाए? दी मैसिव मीन्स ह्यूज सेल ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स इतने ज्यादा जो सेल ऑफ हो रहे हैं, उसको रोक पाए। ये एक स्ट्रैटेजी यूज कर रही है यूएस की गवर्नमेंट। और कैसे वो स्ट्रैटेजी लगा रही है? कि उसने चाइना के अगेंस्ट टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इसकी वजह से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड बंद हो चुका है। एंड दी गटिंग का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना। और किस चीज को रोक पाए? जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं अमेरिकन स्टॉक वैल्यूएशंस में, वो जो खत्म होते जा रहे हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान होता जा रहा है, सरकार उस चीज को रोक पाए। तो सरकार कैसे रोक रही है इन सब चीजों को? टैरिफ लगा के चाइना के अगेंस्ट। वरिड अबाउट एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, अभी चिंता है कि इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। एज इन्वेस्टर सेंटिमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव जा रहा है, मतलब इन्वेस्टर को लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं। तो आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज किया है। फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव, दैट कुड इंडिकेट फर्दर रेट कट्स आर लाइकली। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है और अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है। तो अकोमोडेटिव स्टैंस होता है कि सरकार रेपो रेट कम, देखो सरकार को ग्रोथ बढ़ानी है, तो सरकार को ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट कम करना पड़ेगा। अभी भी हमने पढ़ा, रेपो रेट जब कम होता है तो ग्रोथ बढ़ती है। तो रेपो रेट कम करना ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं अकोमोडेटिव स्टैंस। न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है? न्यूट्रल स्टैंस होता है कि सरकार एक बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि ग्रोथ पे भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, महंगाई पे भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो आरबीआई को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव पे जाना पड़ रहा है। अभी आरबीआई न्यूट्रल पे थी कि महंगाई को भी देख रही थी, ग्रोथ को भी देख रही थी, दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंस पे जा चुकी है, मतलब वो ग्रोथ को ही प्रायोरिटी दे रही है। इसका मतलब वो रेपो रेट कट कर रही है। तो ये क्या दिखाता है कि अभी तो 0.25% का रेपो रेट कट हुआ है, अभी आगे फ्यूचर में और भी रेपो रेट कट्स होंगे, क्योंकि आरबीआई का जो स्टैंस है वो अकोमोडेटिव स्टैंस में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में है अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग जीए पढ़ते हैं वो ये सारे टर्म्स बहुत पढ़ते हैं, और इनफैक्ट
इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी बहुत आते हैं कि न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है, अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है। तो अकोमोडेटिव स्टैंस वो स्टैंस होता है जो ग्रोथ को फेवर करता है, न्यूट्रल स्टैंस वो स्टैंस होता है जो ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की बात करता है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज को समझ लेते हैं। इस आर्टिकल में आगे भी आपको हेल्प करेगा, वैसे भी हेल्प करेगा। दो अप्रोचेस होती हैं, दो स्टैंसेस होते हैं। एक होता है हॉकिश स्टैंस, हॉक समझते हो, हॉक का मतलब क्या होता है, बाज। और एक होता है डविश स्टैंस। डव पीस एक बर्ड होती है जो पीस का सिंबल होती है, शांति का सिंबल होती है। तो हॉकिश स्टैंस में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को बढ़ाते हैं। मतलब फोकस किस चीज पे होता है, फोकस होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, कि रेपो रेट बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि महंगाई कंट्रोल हो जाए। हालांकि इससे ग्रोथ भी कम हो जाती है, लेकिन महंगाई कम हो जाती है। डोविश स्टैंस में क्या करते हैं, रेपो रेट को कम करते हैं जिससे कि ग्रोथ बढ़ जाए। हालांकि इससे महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन फोकस किस पे होता है, ग्रोथ पे होता है। तो ये दो तरह के स्टैंस होते हैं। तो या तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है या आरबीआई रेपो रेट कम करती है। एक बैलेंस्ड होता है न्यूट्रल स्टैंस, जिसमें दोनों पे फोकस किया जाता है, दोनों में एक बैलेंस बनाया जाता है। चलो, अ डिक्रीज इन द रेपो रेट, तो अब रेपो रेट में जो कमी आएगी, रेपो रेट जो गिराया जाएगा, विल मोस्ट लाइकली बी रिफ्लेक्टेड, वो कहाँ दिखेगा, लोन सर्विस रिडक्शंस में दिखेगा बिजनेसेस के लिए, होम ओनर्स और रिटेल बोरोवर्स के लिए। इसका मतलब क्या, लोन में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई बाकी बैंक्स को सस्ता पैसा देगी, तो बाकी बैंक्स जो है इसको पास कर देंगी रेट कट को कंज्यूमर तक। तो होम ओनर्स हो गए, रिटेल बोरोवर्स हो गए, मतलब जो अपने काम के लिए बोरो कर रहे हैं, उन सबको अब सस्ते लोन मिल जाएंगे। दिस बिगैन हैपनिंग, ये होना शुरू हो गया कुछ ही घंटों बाद आफ्टर द रेट कट अनाउंसमेंट। तो रेट कट अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों बाद ये चीज होने लग गई। सेंट्रल बैंक को ऐसी उम्मीदें हैं कि ये जो रेट रिडक्शन किया है, रेपो रेट जो कम किया है, इससे क्या आएगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स फ्लो ऑफ मनी, तो बिजनेसेस के लिए पैसे का फ्लो आ जाएगा एक ऐसे समय में जब अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं आगे क्या होगा। ऐसे समय में बिजनेसेस के लिए फ्लो ऑफ मनी अच्छा हो जाएगा, जिससे कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट करना रियल इकोनॉमी में। तो रियल इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, इवन एज, हालांकि अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर पाए। डाइवर्सिफाई कर पाए मीन्स अलग अलग कंट्रीज में भेजाएं अपने एक्सपोर्ट्स को। मोर ओमिनस, ज्यादा खराब क्या है, ज्यादा खराब ये है, हाउएवर, इज द आरबीआईज लोअर्ड जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स, कि आरबीआई ने बोला है कि जीडीपी कम हो जाएगा फॉर द करंट फिस्कल ईयर, अभी इस वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। पहले उसने 6.7% बोला था, अब क्या बोल रहा है कि 6.5% रह जाएगा। ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट मीन्स ये शो करता है दैट डिस्पाइट द आरबीआईज ग्रोथ स्टिमुलस, आरबीआई के ग्रोथ इस एनकरेजमेंट के बावजूद भी स्टेडली डिक्लाइनिंग, जो लगातार रिटेल इन्फ्लेशन कम हो रहा है, 3.61% रह गया फरवरी में, और जो इतनी तेजी से, स्टीप मीन्स बहुत ही तेजी से, और बहुत ही तेजी से जो गिरावट आ रही है फूड स्टेपल प्राइसेस में, खाने के जो मुख्य चीजें हैं उनके दामों में, तो सेंट्रल बैंक को उम्मीद है कि ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसा है, अनसर्टेन है।
इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बात सब मानते हैं कि इस इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, मतलब इस बात को हर कोई मानते हैं कि जब स्टेबल गवर्नेंस होती है, जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, गवर्नेंस स्टेबल होती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होती है, लोगों को पता होता है कि क्या पॉलिसीज आगे आने वाली हैं, एक प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है कि आगे की पॉलिसीज लोगों को पता होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। इट वुड बी नो एग्जैग्रेशन, मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, मतलब ये बात फैक्ट है। कौन सी बात फैक्ट है? दैट दिस प्रिंसिपल, कि ये जो प्रिंसिपल है ये टर्न ऑन इट्स हेड, इस प्रिंसिपल को हेड पे टर्न कर दिया। टर्न ऑन इट्स हेड का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल को बिल्कुल ही पलट दिया है, मतलब सर्टेनिटी है ही नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रिडिक्टेबल है ही नहीं, गवर्नेंस स्टेबल है ही नहीं। कब से? जब से मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कम होने वाली है। बहुत सारे कारण हैं, एक मिस्टर ट्रम्प भी उसका कारण है। मिस्टर ट्रम्प जब से आए हैं वो कुछ भी किए जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ही नहीं है गवर्नेंस में, तो ग्रोथ कैसे होगी? तो अमेरिका के पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी पड़ेगा, एंड इंडिया इज़ वन अमंग देम जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है पैराग्राफ सभी को? एवरीवन, चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? चाइना का जो कदम है कि वो बदले वाले टैरिफ्स लगाने वाला है, जो कि 84% होने वाले हैं, ये सिग्नल करता है कि शुरुआत हो रही है पूरी तरीके से ट्रेड वॉर की। और जिस तरीके की ट्रेड वॉर वर्ल्ड ने देखी नहीं है, विटनेस मीन्स देखी नहीं है, कब से? जब से ये वाला एक्ट आया था 1930 में। तो अमेरिका ने लगा दिया, तो चाइना भी कह रहा है मैं भी पलट के टैक्स लगाऊंगा। तो क्या शुरू होने वाली है? ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है। तो ये जो टैरिफ्स हैं उनका भी मकसद वही है जो अभी करंट वाले हैं, कि अमेरिकन फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोटेक्ट हो। अमेरिका की सरकार इतने टैक्सेस क्यों लगा रही है इंपोर्ट्स पे? क्यों? क्योंकि वो मेक इन अमेरिका करना चाहते हैं, अमेरिका की फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इस सब की वजह से आशर इन मीन्स स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है? एक एरा स्टार्ट हो गया है, एक समय स्टार्ट हो गया है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मीन्स हर कोई अपने कंट्री में चाहता है कि इंपोर्ट्स कम से कम हो, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इंटर वॉर ईयर्स में, इन सारे के सारे वॉर के बीच के ईयर्स में, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड हिट हो रहा है, और इसकी वजह से पहले क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। पर शायद अ लेसन फॉर नेशंस, कंट्रीज के लिए एक लेसन क्या होना चाहिए कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना आप अचीव नहीं कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो दूसरों को बिना हर्ट किए भी। आप अपनी कंट्री को बढ़ा सकते हो दूसरों को बिना चोट पहुंचाए भी। तो जब तक कंट्रीज अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को रिकॉग्नाइज करेंगी और उन पर बिल्ड करें, तो अगर आप अपनी खुद की एडवांटेजेस को रिकॉग्नाइज करो, उनके ऊपर बिल्ड करो, उनको डेवलप करो, तो आप दूसरी कंट्रीज को बिना हट किए भी अपनी कंट्री को स्ट्रांग बना सकते हो, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज से क्या बदला लेना? टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे। अमेरिका के केस में वो क्या कर रही है? इट्स डबलिंग डाउन ऑन रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन। डबलिंग डाउन ऑन का मतलब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव मतलब है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत खराब तरीके से क्या कर रही है? पनिश कर रही है। डबल डाउन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पनिश करना, एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। तो अमेरिका के केस में वो रिसर्च पे, एजुकेशन पे, इनोवेशन पे वो क्या कर रही है? डबलिंग डाउन कर रही है। इसका मतलब है एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, एक तरीके से अपना कंट्रोल पुट करने की कोशिश कर रही है। पैसेज समझ आया? एनालिटिकल तो है ही, डेटा फैक्ट्स फिगर्स दिए हुए उसके बेसिस पर हम एनालाइज कर रहे हैं। कॉशनरी भी है कि भाई ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। रिफ्लेक्टिव भी है, पास्ट के ऊपर भी ऑथर सोच रहे हैं कि डिप्रेशन इसी वजह से आया था, पहले वॉर ईयर्स में भी ऐसा हुआ था। क्रिटिकल बुराई तो कर ही रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की ऑथर। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं।
देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया है। ग्रामर करेंगे, अभी स्किमिंग वाले आर्टिकल में ग्रामर करेंगे, डोंट वरी। मैंने इस आर्टिकल में ग्रामर इसलिए नहीं करी क्योंकि थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बेस्ड पैसेज था। आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंड क्यों चेंज किया न्यूट्रल से अकोमोडेटिव? क्योंकि उसको इकोनॉमी को ग्रोथ देनी थी। आंसर बताओ। टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन के फियर्स आ रहे थे, इकोनॉमी को ग्रोथ देनी थी। राइट आंसर इज सी। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, रेपो रेट कट का इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ? रेपो रेट कट करने का इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? लोन सस्ते मिल जाते हैं। आंसर बताओ। लोन रेट्स गिरना शुरू हो गए। आंसर इज डी। चलो वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, बी आंसर दे रहे हैं। नॉन बैंकिंग वालों में ऐसा कहां से पता चला कि नॉन बैंकिंग वालों में बढ़ा है? इसकी वजह से गलत हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, ऑथर ने बोला कि कंट्रीज को क्या समझना चाहिए? कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि भाई दूसरे की इकोनॉमी को हर्ट किए बिना भी तो आप अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हो। तो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करो, लेकिन दूसरों का नुकसान मत पहुंचाओ। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी चीजों को ग्रो करवाओ। दूसरे के ऊपर टैक्सेस लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? अगर आरसी में अच्छा स्कोर आया दैट मीन्स आपको पैसेज समझ में आ गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये मेरे लिए पैसेज समझाना, जो स्पेशली जो बच्चे नॉन फिनेंस बैकग्राउंड के हैं, बट आई होप मैं समझा पाई होंगी। मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया, इसके पीछे का लॉजिक भी बताया कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। समझ में आया ना सभी को ये आर्टिकल? इस तरह के आर्टिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली मेंस एग्जाम्स में। ड्रॉप द पीसमील वेज टू सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। तो सोशल सिक्योरिटी जो वर्कर्स को दी जा रही है उसके टुकड़े वाले, मतलब उसका एक कंप्लीट वे लेके आओ। जो तुम चीजें खराब कर रहे हो उनको मत करो। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड स्किमिंग करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मेन आइडिया बताएंगे। चलिए, स्किमिंग किया, हमको क्या समझ में आया? इंडिया की जो कोशिशें हैं सोशल सिक्योरिटी देने की, गिग वर्कर्स समझते हो, जैसे जोमेटो के वर्कर्स, स्विगी के वर्कर्स, जो किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे, जो एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऊबर के वर्कर्स, ओला के वर्कर्स, इनको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर्स। तो इंडिया की जो कोशिशें हैं कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, वो चीज़ अच्छी हो रही है। सेंट्रल स्कीम आ चुकी है, कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। हेल्थ कवरेज अनाउंस किया गया आयुष्मान भारत के अंदर। ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उन लोगों को, जैसे कि वो स्कीम्स को यूज़ कर सके। ट्रांजैक्शन बेस्ड पेंशन पॉलिसी भी दी जाएगी। तो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा इन सारे वर्कर्स को, जिससे कि उनकी अर्निंग्स को ट्रैक किया जा सके। ये जो पेंशन स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्नॉलेज करती है कि गिग वर्कर्स जो हैं उनके बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं और हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, हालांकि थोड़ा ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन वो उसके वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक ऐसी कंट्री है सोशल सिक्योरिटी को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से बांधा जाता है, इनफॉर्मल वर्कर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा कदम है। कितना प्यारा पैसेज है ना, कि सरकार अब क्या कर रही है, जैसे कोई जोमेटो पे काम कर रहा है, कोई स्विगी पे काम कर रहा है, कोई ब्लिंकिट पे काम कर रहा है, कोई ऊबर पे काम कर रहा है, ओला पे काम कर रहा है, तो इन सब लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। वहाँ पे उनकी कितनी अर्निंग्स हो रही हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं, वो सब मेंशन किया जाएगा। तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जैसे जोमेटो, ये सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे और सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इनके लिए एक पेंशन स्कीम बनाई जाएगी, इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ कवरेज दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ई श्रम पोर्टल पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए इसी में ग्रामर करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। मुझे एक तो मुझे आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, हेल्प्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो, कैन हैव वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एंश्योर्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, लिमिटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, और यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। कौन सी चीजें मोमेंटम स्पीड पकड़ रही है? एफर्ट्स। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एफर्ट्स प्लूरल था इसलिए आ रहा। कौन सी चीज हेल्प करेगी? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई थी नाउन के बाद, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट था यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। सिंगुलर था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आया। ये एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैन हैव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? गिग वर्कर्स। ये वर्कर्स के पास बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, तो वर्कर्स। एंश्योर्स का सब्जेक्ट क्या है? It acknowledges that gig workers can have multiple employers and ensures, तो इसका सब्जेक्ट है it. It acknowledges and ensures, तो it सिंगुलर था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस था, इसलिए यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस है। ensures का सब्जेक्ट है it. लिमिटेड कैपेसिटी नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, लिमिटेड एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल है ये। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। पार्सिंग करते हैं, इन प्रपोजिशन है, अ आर्टिकल है, कंट्री नाउन है। इन अ कंट्री वेयर, जहां पर, ये एक तरीके से आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इन अ कंट्री वेयर एक ऐसी कंट्री, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ये, एक मिनट, ये एक तरीके से एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है, कहाँ का आंसर दे रहा है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है, इज वर्ब है, टिपिकली एडवर्ब है, टेथर्ड वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, फॉर्मल एडजेक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इनफॉर्मल एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, आर वर्ब है, एक्सक्लूडेड वर्ब है, और कंजंक्शन है, अदरवाइज एडजेक्ट, अदरवाइज और अदरवाइज डिसएडवांटेज, अदरवाइज एडवर्ब है, डिसएडवांटेज एडजेक्टिव है, दिस प्रोनाउन है, इज वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है, आर्टिकल है, स्टेप नाउन है, ये स्टेप कहाँ, दिस इज क्लियरली अ स्टेप फॉरवर्ड, ये एक स्टेप है। अब ये फॉरवर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फॉरवर्ड एक तरीके से कहाँ बता रहे हैं, एडवर्ब है फॉरवर्ड में, दिस इज क्लियरली अ स्टेप फॉरवर्ड। नहीं, एडवर्ब नहीं है, स्टेप के बारे में बता रहा है, सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहा, तो एडजेक्टिव है। स्टेप नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे, कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? पार्सिंग अच्छी थी इसमें। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। एक मिनट रुकना है ना, एक चीज फॉरवर्ड ना एडजेक्टिव भी नहीं है एक्चुअली, इसमें ना डिफरेंस समझ लेते हैं। दो तरीके से हम लिखते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्टेप, अगर ये फॉरवर्ड स्टेप लिखा होता ना तो ये फॉरवर्ड एडजेक्टिव होता, क्योंकि स्टेप नाउन है और फॉरवर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है नाउन के बारे में। बट ये स्टेप फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड हमें एक तरीके से पूरे सेंटेंस के बारे में ही बता रहा है, ये एक कदम है आगे का, तो ये फॉरवर्ड एडवर्ब ही है, एडजेक्टिव नहीं है। दोनों में डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड स्टेप होता है तो फॉरवर्ड एडजेक्टिव है, स्टेप फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड एडवर्ब है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो प्रोग्रेस है हाईलाइट करता है कि जो हमारे प्रोटेक्शन के सिस्टम्स हैं उनके नेचर को जो रिस्पॉन्ड करते हैं जब नई कैटेगरीज आती हैं, ये हाईलाइट करता है ज़रूरत है कि इंडिया को पहले से ही अपने फ्रेमवर्क को इतना अच्छा बनाना होगा जिससे कि इन चैलेंजेस को हम एड्रेस कर पाएँ।
ILO के फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद भी इंडिया में अभी तक सोशल सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं। इंडिया का जो कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो कि नए 4 लेबर कोड्स में से एक है, इसको 70 साल बाद इनेक्ट किया गया। ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है सोशल प्रोटेक्शन का, लेकिन अभी भी इसकी बहुत बुराई की जा रही है क्योंकि इसके में डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, प्रोटेक्शंस अच्छे से नहीं दिए जा रहे और चैलेंजेस भी है इम्प्लीमेंटेशन में। एक इस कोड का फीचर क्या है कि इंडिया कह रही है कि हम वेलफेयर बोर्ड्स बनाएंगे सोशल वेलफेयर को देने के लिए, एक ऐसा प्रोसेस जो अभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया है। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला कि इंडिया में चीज़ें अच्छी नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन इंडिया में खुद सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स अच्छे से नहीं है। तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स अच्छे से नहीं है। कैटेगरी आ गई इसके बाद, अब जाके इतने सालों से जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह काम कर रहे हैं, अब जाके इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। ये चीज़ पहले से ही होनी चाहिए थी। तो इंडिया प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए भी गए हैं इसको लेके, उनमें डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कमियां बताई हैं ऑथर ने इंडिया की। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक RTI का पिटिशन है, उसने दिखाया कि वेलफेयर बोर्ड्स जो हैं उन्होंने इतना पैसा अभी तक यूज़ ही नहीं किया है जो उन्होंने कलेक्ट किया था। एक CAG रिपोर्ट ने बताया कि इतनी सारी बॉडीज़ ने अभी तक पेमेंट ही नहीं दिया है इस बोर्ड को। केरला में भी सिर्फ 5 ही 16 बोर्ड में से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से चीज़ें अच्छे से हो ही नहीं रही हैं। तो ऑथर ने बोला वेलफेयर बोर्ड्स बन गए हैं, लेकिन वो वेलफेयर बोर्ड्स काम ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। चलिए आंसर्स बताएंगे। प्रपोज्ड पेंशन पॉलिसी क्या थी कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, इस बात को उन्होंने अकोमोडेट किया कि हर एक वर्कर का बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, तो उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पेंशन में। आंसर वॉज डी। फिक्स मंथली पेंशन की बात ही नहीं हुई, सिंगल प्लेटफॉर्म दे दिया कि लगातार सेम कंसिस्टेंट में सेम कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं एक प्लेटफॉर्म से नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हो सकता है। सैलरीड एम्प्लॉयज ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। लास्ट क्वेश्चन, इतना ज्यादा सेस उन्होंने कलेक्ट तो कर लिया बट वो यूज नहीं किया, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये वेलफेयर बोर्ड्स अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इनइफेक्टिव वेलफेयर बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंड डिस्पोजल, ये वेलफेयर बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये बात हमको समझ में आती है। मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। जिप योर लिप मीन्स शांत हो जाओ। मिस द बोट मीन्स अपॉर्चुनिटी निकल गई। डेविल्स एडवोकेट मतलब आप बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हो, जो सब बोल रहे हैं उससे। व्हाइट एलिफेंट बहुत ही महंगा है। वाटर अंडर द ब्रिज कि अब कुछ नहीं हो सकता। EADB&C 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, सारे परफेक्शन बैचेस मिलेंगे, ग्रामर ग्रंथ बैचेस मिलेंगे। परफेक्शन बैच का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें एरर डिटेक्शन की क्लासेस होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सब मिलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को 2 घंटे देते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, आज से हम एडिटोरियल में एक चीज़ और स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि ये चीज़ आप रेगुलरली करेंगे। मुझे आप लोगों से एक कमेंट चाहिए एडिटोरियल के सेक्शन में, एडिटोरियल की क्लास के बाद रोज, कि मैम आज के मैंने 2 घंटे इंग्लिश को दे दिए, एडिटोरियल और परफेक्शन को। तो जिस दिन आप एडिटोरियल को 1 घंटा, परफेक्शन को 1 घंटा दे देंगे, आप उस दिन मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे
कि आज के एडिटोरियल और परफेक्शन के 2 घंटे मैंने दे दिए। क्या सभी लोग मुझे वादा कर सकते हैं? जिस दिन आप नहीं देंगे उस दिन आप मुझे बताएंगे आज मैंने 1 घंटा दिया, जिस दिन 1 भी घंटा नहीं दिया आज मैं नहीं कर पाया किसी कारण की वजह से, बट मुझे सबके कमेंट्स चाहिए। मतलब आज से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये मैं क्यों स्टार्ट करवा रही हूँ? इससे क्या होगा, जिस दिन आप नहीं कमेंट करोगे ना कि आज मैंने 2 घंटे नहीं दिए हैं, आपको अंदर से गिल्टी फीलिंग आएगी, जो आपके माइंड के लिए एक मोटिवेशन का रोल प्ले करेगी और आपको वो काम करवाएगी। तो किसी भी दिन आपका मिस होगा तो आप कमेंट करके लिखोगे कि मैम आज मैंने 1 ही घंटा दिया या आज मैं नहीं दे पाया, तो इससे आपका माइंड अगले दिन उसको पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। तो क्या सभी लोग मुझे वादा कर सकते हैं कि अब से मैम हम हर रोज़ आपको बताएंगे कि हम इंग्लिश को रोज़ 2 घंटे, मतलब एडिटोरियल परफेक्शन को रोज़ टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? एवरीवन? यस? चलो आज से ही करना है। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने एडिटोरियल परफेक्शन रोज़ कर लिया तो आपकी इंग्लिश 1 महीने के अंदर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए आपको मुझे रोज़ 2 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड आपका निमिषा लगेगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ इन टेलीग्राम चैनल्स पे मिलेगा। कोई डाउट कोई क्वेरी है वो कहाँ पूछेंगे? वो इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछेंगे, बट मेक श्योर करो क्लासेस में सभी लोग आना स्टार्ट करो। परफेक्शन कैसे लेना है? यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाना, निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना, सिर्फ इंग्लिश लेना है तो उसमें परफेक्शन मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो प्रीमियम ले लेना। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। हाँ, ये नहीं है कि जिन्होंने लाइव लिया है वही, रिकॉर्डेड वालों ने भी लिया हो तो वो 1 घंटा तो रोज दे रहे हैं ना परफेक्शन को। तो मुझे हर किसी से कमेंट चाहिए आपने इंग्लिश को कितना टाइम दिया है।